नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं डॉक्टर ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। समाजशास्त्र क्या है? व्हाट इज सोशियोलॉजी? समाजशास्त्र के हम सभी विद्यार्थी समाजशास्त्र के बारे में अध्ययन करते हैं और निरंतर समाज के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। समाजशास्त्र यद्यपि सैद्धांतिक रूप से 1838 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगस्त कॉम्टे ने इसका नामकरण किया था, इसलिए वो फादर ऑफ सोशलॉजी, समाजशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि समाजशास्त्र 1838 से ही संज्ञान में आया। समाजशास्त्र जब से हमारा समाज बना है, जब से सृष्टि है, तब से कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में समाज का हम अध्ययन करते रहे। समाज के बारे में जानना, समाज क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करते रहे। आज मैं बिल्कुल साधारण तौर पे आपसे चर्चा करूंगा कि समाजशास्त्र क्या है, व्हाट इज सोशियोलॉजी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसकी अलग अलग प्रकार से परिभाषाएं प्रथम वर्ष में हम और स्कूली छात्र 10वीं 12वीं 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं। तो प्रारंभिक अध्ययन में हम सभी जानते हैं समाजशास्त्र क्या है। अगस्त कॉम्टे ने कहा था, सोशलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड प्रोग्रेस। उनका कहना था कि एक विज्ञान है सामाजिक ऑर्डर और प्रोग्रेस का, विकास का। वार्ड ने कहा था, समाजशास्त्री वार्ड ने, सोशलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी। बिल्कुल सिंपल और सरल और स्पष्ट परिभाषा, सोशलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी। इसको अपन इसका अनुवाद करते हैं हिंदी में, तो समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज को जानता है, समाज से परिचित है। ये समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला, तरह तरह से इसको अपन विश्लेषित करते हैं। समाज का वैज्ञानिक अध्ययन, समाज का विज्ञान या समाज के बारे में जानकारी देने वाला शास्त्र सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र। ये सभी हम जानते हैं ग्रीक और लैटिन भाषा से बना है। सोशियस और लोगस, समाज का जानकारी देने वाला शास्त्र। ऑकबर्न नाम के एक समाजशास्त्री, उनका कहना था, सोशलॉजी इज ए स्पेशल साइंस। उन्होंने इसको विशेष विज्ञान कहा है। सोशलॉजी इज ए स्पेशल साइंस। किंग्सली डेविस का कहना था, सोशलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल लाइफ। सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला शास्त्र समाजशास्त्र है। ये किंग्सली डेविस का कहना था। मैकाइवर और पेज एक समाजशास्त्री हैं, उन्होंने इसके अलग अलग से व्याख्या करी, विवेचना की। वो कहते हैं समाज में, उनका फोकस ही था। मैकाइवर और पेज का कहना था, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और इसी के आधार पर कहते हैं समाज में प्रत्येक प्रकार के संबंध समाहित है। बोले एक समाज एक ऐसा है जिसमें कई प्रकार के संबंध होते हैं, इसलिए उन्होंने कहा था समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है। वो कहते हैं समाज जहां हम रहते हैं वहां के सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है। मतलब पूरा का पूरा समाज एक सिस्टम है सामाजिक संबंधों का, जिसमें एक दूसरे के साथ संबंध हमारे कंसर्न रहते हैं, जुड़े रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। समूह में व्यक्तियों के संबंधों की व्यवस्था को वो समाज कहते हैं। इस आधार पर अगर अपन मैकाइवर और पेज की परिभाषा को देखें, किंग्सली डेविस की परिभाषा को देखें, सोशलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल, मतलब सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन। वार्ड ने भी कहा था, सोशलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी, मतलब समाज का वैज्ञानिक अध्ययन। ये उनका कहना था। और ऑकबर्न ने तो इस पे कही है, सोशलॉजी द स्पेशल साइंस, की एक विशेष विज्ञान है। और मैकाइवर पेज कह रहे हैं कि समाज सामाजिक संबंधों के विवेचन का शास्त्र है। तो व्यक्ति से समाजशास्त्र की शुरुआत होती है। इसको बिल्कुल सिंपल और सरल तरीके में जो प्रथम वर्ष के छात्र हैं उनके लिए ये व्याख्यान है मेरा, कि समाजशास्त्र वास्तव में व्यक्ति से शुरुआत होती है। एक व्यक्ति, जैसे व्यक्ति समाज की इकाई है, मैं आप सब हम लोग समाज की इकाई हैं। हमसे समाजशास्त्र की शुरुआत होती है व्यक्ति से। देखिए, एक व्यक्ति से उसका परिवार बना, व्यक्ति के संबंध पड़ोस, रिश्तेदार, खेल समूह, स्कूल, बाजार, शासकीय कार्यालय, राजनीतिक दल, सांस्कृतिक तत्वों, सांस्कृतिक गतिविधियों, ये सभी जगह व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट या व्यक्ति की सक्रियता
रहती है, व्यक्ति की भागीदारी रहती है। अब इन सभी में आप देखेंगे हर व्यक्ति, जैसे मैं इंडिविजुअल में अपना उदाहरण लेता हूं, मेरे अपने परिवार के साथ संबंध है, तो मेरे पत्नी, माताजी, पिताजी, भाई बहन, बेटियां, इनसे जो मेरे संबंध है ये कहलाते हैं मेरे पारिवारिक संबंध। और मैं इनके साथ अलग अलग भूमिकाएं हैं मेरी, अलग अलग मेरी जिम्मेदारियां हैं, मेरी परिस्थिति अलग अलग हो जाती है। उन परिस्थितियों के आधार पे, उन परिस्थिति और भूमिका के आधार पे मैं अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करता हूं। और वैसे जो संबंध बनते हैं उन संबंधों के आधार पे एक व्यवस्था, ये परिवार। तो देखिए, परिवार, व्यक्ति, परिवार, फिर मेरे पड़ोस, मैं जहां रहता हूं, जिस सर्कमस्टेंसेस में रहता हूं, जिस प्रेमाइसेस में रहता हूं, आस पड़ोस के लोगों से मेरे अपने संबंध है, पड़ोसी व्यवहार, तो नेबर रिलेशनशिप, पड़ोसी संबंध। फिर मेरे रिश्तेदार भी हैं। परिवार के इन सदस्यों के अलावा मेरे द्वितीयक और तृतीयक जो नातेदारी संबंध है वो मेरे रिश्तेदार हैं। उन रिश्तेदारों से मेरी क्रियाकलाप दूसरे प्रकार के होंगे, उनसे मेरे संबंध दूसरे प्रकार के होते हैं। वो एक संबंधों का एक ताना बाना है मेरे रिश्तेदारों के साथ में। अब पड़ोस और रिश्तेदार से अलग निकलता हूं तो बचपन में मेरे खेल समूह था जिनके साथ मैं खेलता था, आज भी खेलता हूं। मॉर्निंग वॉक करना, इवनिंग वॉक करना, बैडमिंटन खेलना उनके साथ में, तो वो एक खेल समूह हो जाता है। हर किसी का अपना अपना एक खेल समूह रहता है। उस खेल समूह में फिर वो अपने आपस में जिम्मेदारियां, अपनी क्रियाकलाप, अपनी गतिविधियों का संचालन करते हैं, अपनी गतिविधियां वहां संचालित करते रहते हैं। उन्हीं से जो संबंध बनते हैं वो खेल समूह के संबंध कहलाते हैं। हर व्यक्ति के कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार के खेल समूह संबंध रहते हैं। बचपन में भी रहते हैं संबंध, आगे भी रहते हैं। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, घूमने जाते हैं, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक में, वहाँ हमारे संबंध होते हैं, एक मंडली रहती है। फिर कुछ लोग हैबिट रहती है, ताश खेलते हैं, बैडमिंटन कहते हैं, ये खेल समूह है, तो उनकी अपनी एक मंडली बन जाती है, अपने एक ग्रुप बन जाता है, तो वहाँ एक संबंधों की व्यवस्था है। जब मैंने अध्ययन प्रारंभ किया था स्कूल में, तो स्कूल के छात्र मेरे सहपाठी बने, उनसे मेरे संबंध, वहाँ के शैक्षणिक स्टाफ से मेरे संबंध, शिक्षण संस्थान भी व्यक्ति के संबंधों की एक कड़ी है, वहाँ भी व्यक्ति के संबंध बनते हैं, वहाँ भी व्यक्ति अपने पद और अपनी भूमिका का निर्वहन करता है, वहाँ होती है। घर के काम से मुझको अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, घर की दैनिक जरूरतों की पूर्ति के लिए बाजार जाना पड़ता है, तो बाजार में भी हमारे संबंध बनते हैं, व्यक्ति के संबंध बाजार के साथ भी बनते हैं। तो बाजार भी देखिए समाज है, ये समाज के सारे पैरामीटर बता रहा हूं बिल्कुल कि समाज क्या है। समाज परिवार, व्यक्ति से शुरू होकर व्यक्ति, व्यक्ति से परिवार, परिवार से पड़ोस, रिश्तेदार, खेल समूह, शैक्षणिक संस्थान, स्कूल कॉलेज, बाजार, शासकीय कार्यालय। अब शासकीय कार्यालय में आप सोच रहे होंगे हमारे संबंध कैसे हैं। हमें कहीं ना कहीं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, सामान्य जरूरतों के लिए शासकीय कार्यालय जाना पड़ता है। जैसे बिजली का, उदाहरण के लिए बिजली का बिल जमा करना है, या बिजली आपके यहाँ की बंद हो गई है तो आपको बिजली विभाग जाना पड़ेगा। पानी के लिए जल विभाग जाना पड़ेगा। बारिश में बाढ़, आजकल तो शहरों में बाढ़ आती है, सामान्य सी बात हो गई है, तो उसके लिए आप नगर निगम को बात करते हैं। आप कचरे के लिए कैसे निस्तारण हो, नाली अगर आपके घर के आसपास की टूट टाट गई तो आपको शासकीय कार्यालय नगर निगम जाना पड़ेगा। साल में आपको टैक्स जमा करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स। इनकम टैक्स के लिए आपको कोई भी क्वेरीज करना है, शासकीय कर्मचारी हैं तो आपकी सैलरी से अधिक कट गया, कम कट गया, वो देना है आपको। ये सारे शासकीय कार्य जो हैं अलग अलग ऑफिस में, शिक्षा विभाग वाले शिक्षा विभाग में कार्यालयीन काम करते हैं अपने। कलेक्ट्रेट में हमारा कहीं ना कहीं जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, मकान की खरीद फरोख्त करेंगे तो रजिस्ट्री, अर्थात कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से हर व्यक्ति का शासकीय कार्यालय से वास्ता पड़ता है। आरटीओ से भी, रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस से भी आपका वास्ता पड़ेगा। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना, बनवाना, गाड़ी का ये अलग अलग। तो शासकीय कार्यालय, आप कह रहे थे ना कि शासकीय कार्यालय से हमारे कैसे संबंध, हर व्यक्ति के शासकीय कार्यालय से संबंध होते हैं। वो एक साधारण सा राशन कार्ड बनाने से लेके गरीबी रेखा का कार्ड बनाने से, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से, पासपोर्ट बनाने, है ना, ये जितनी सारी चीजें हैं, मकान की रजिस्ट्री, घर की रजिस्ट्री, ये सब आपके शासकीय कार्य। राजनीतिक दल,
हम सभी बोलते हैं कि हम राजनीति से दूर है, राजनीति मेरे को पसंद नहीं, एक सामान्य सा जुमला हो गया है। हर कोई बोलता है राजनीति में मेरा इंटरेस्ट नहीं, लेकिन ये संभव ही नहीं है। हर व्यक्ति का राजनीति और राजनीतिक दलों से संबंध रहता है। किसी का प्रत्यक्ष संबंध होता है, किसी का अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संबंध के आधार पर रहते हैं। तो राजनीतिक दलों के आधार पे हमारी जिम्मेदारियां तय होती हैं, हम उनके होते हैं। चुनाव में आप वोट डालते हैं। देखिए, अभी चुनाव हुए हैं बिहार में, मध्य प्रदेश में और कुछ जगह, मतलब बाई इलेक्शन थे। बिहार में फुल फ्लैश इलेक्शन था, लेकिन ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल और मतगणना के अंतिम रुझान तक, अंतिम रिजल्ट तक हर किसी ने टीवी चैनल देखा और क्यूरियोसिटी थी, पेपर भी देखा और इंटरेस्ट कहीं ना कहीं था कि इस बार क्या होगा, बदलाव होगा कि नहीं होगा, यथास्थिति भी नहीं रहेगी, आगे क्या होगा, किसके प्रति जनता का झुकाव है, कैसा है, ये सारे और डिस्कशन होता ही रहता है। आप देखेंगे इस पे लेके आप कार्यालय में, बाजार में, आप जहां भी जिस संस्थान में वहां आपकी चर्चा होती रहती है। तो राजनीतिक दलों के साथ हमारी चर्चाएं होती हैं, क्रियाकलाप होते हैं। इस तरह हम देखते हैं समाजशास्त्र के अंतर्गत हम समाज का अध्ययन करते हैं और समाज के लिए, जैसा अभी मैंने आपसे चर्चा करी, व्यक्ति, परिवार, पड़ोस, रिश्तेदार, उसके अपने क्रीड़ा या खेल समूह, शैक्षणिक संस्थान, बाजार में व्यापारी के साथ में आपके रिश्तेदारी होती है, संबंध होते हैं, इंटरेक्शन होता है। शासकीय कार्यालय, शासकीय कार्यों के लिए हमको शासकीय कार्यालयों में शासन के अधीनस्थ कार्यकर्ताओं, कर्मचारियों के साथ हमको इंटरनेक्ट करना पड़ता है, उनसे संबंध होते हैं। राजनीतिक दल, जैसे कि मैंने कहा, हम सभी कहते हैं कि राजनीति नहीं है, पर राजनीति सभी करते हैं। राजनीति में सबका इंटरेस्ट रहता है, कोई ना कोई राजनीतिक दल से एसोसिएट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से होता है। फिर एक चीज और बचती है हमारे समाज में, संस्कृति, कल्चर। समाज, हर समाज की अपनी एक संस्कृति है, हर समाज अपनी संस्कृति के कारण जाना जाता है और संस्कृति या सांस्कृतिक तत्व पीढ़ी दर पीढ़ी एक व्यक्ति से दूसरी, उसकी आगे आने वाली पीढ़ी तक जाते हैं और वो हमारी एक तरीके से धरोहर है, विरासत है, जिसका हम संरक्षण भी करते हैं। और संस्कृति के सांस्कृतिक क्रियाकलापों, सांस्कृतिक तत्वों के आधार पे हमारा जीवन है, हमारा पहन, ये बोलचाल, बातचीत, ये सभी चीज। जैसे अभी शिक्षण कार्य, आज से 25 साल पहले तक शैक्षणिक कार्य फेस टू फेस होता था, आमने सामने होता था। अब इसमें एक मोबाइल या एक आपकी फिलॉसफी, एक डिवाइस आ गई है, उसके सामने मैं बोल रहा हूं, फिर वो आपके तक पहुंचाएगा। ये ऑनलाइन जो कराता है, एक जगह से बैठ के पूरे उसमें प्रचारित करना, ये पिछले 25 साल में हुआ। तो ये एक संस्कृति है कि टेक्नोलॉजी बदली, तकनीक बदली, तो हमारी पढ़ने की, अध्ययन अध्यापन की संस्कृति भी बदल गई। पहले हमारे अध्ययन अध्यापन की संस्कृति, हमको किताबें लेना पड़ती थी, किताबों पे हम सीमित रहते थे, किताबों में हम तलाशते थे। किसी चीज को अगर हमें जानना हो, समाज क्या है इसको जानना हो, तो हम किताब पढ़ते थे, किताब में तलाशते थे। आज हमारे हाथ में जो एक गैजेट है, मोबाइल फोन, इसमें हम गूगल शुरू करते हैं, गूगल में सब कुछ मिल जाए। तो ये सांस्कृतिक बदलाव, ये संस्कृति जो है, ये हमारी पहचान। तो संस्कृति के साथ व्यक्ति के अलग अलग प्रकार के संबंध होते हैं, संस्कृति से सांस्कृतिक संबंध होते हैं, सांस्कृतिक क्रियाकलाप होते हैं, हमारे संस्कार होते हैं। ये व्यक्ति का सामाजिक परिवेश है, यहाँ पे सांस्कृतिक। इसी प्रकार से सामाजिक परिवेश में आपने देखा होगा, हर व्यक्ति के धार्मिक गतिविधियां होती हैं, धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं, धार्मिक आयाम होते हैं। धर्म के साथ भी व्यक्ति जुड़ा रहता है। धर्म के साथ धार्मिक व्यवहार, धार्मिक क्रियाकलाप, धार्मिक गतिविधियां, ये व्यक्ति को जोड़ती हैं, एक व्यक्ति को दूसरे के साथ जोड़ती हैं। और धर्म के साथ व्यक्ति के जो व्यवहार होते हैं, जो सामाजिक क्रियाकलाप होते हैं, सामाजिक व्यवहार और सामाजिक बर्ताव होते हैं, वो एक व्यवस्था का काम करते हैं। तो समाज शास्त्र क्या है? समाज शास्त्र एक ऐसा विषय है जो समाज का अध्ययन करता है। अब समाज में क्या होगा, तो समाज में व्यक्ति से लेके उसका पूरे दैनिक क्रियाकलाप से लेके उसके जन्म से लेके मृत्यु तक के जितने भी आयाम हैं, जितने भी फैक्टर हैं, चाहे वो अपने परिवार में क्रियाकलाप करता हो, पड़ोस में करता हो, आपके रिश्तेदारों के साथ में, खेल समूह के साथ में, शैक्षणिक संस्थानों के साथ में, कार्यालयीन
बाजार कार्यालयीन क्षेत्र में, बायोलॉजिकल, आपके राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, इन सभी जगह जो हमारे क्रियाकलाप होते हैं, जो हमारे व्यवहार होते हैं, जो हमारी भूमिका होती है, जिसका हम वहाँ पे निर्वहन करते हैं, ये सब का अध्ययन जो है, इन सभी पैरामीटर्स का, इन सभी मापनों का हम जो अध्ययन करते हैं, इनके आधार पे हम देखते हैं क्या बदलाव आ रहा है और इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है व्यक्ति पे और व्यक्ति के उस पूरे सामाजिक परिवेश में। ये हम अध्ययन करते हैं समाजशास्त्र में। समाजशास्त्र सहयोगात्मक अध्ययन भी करता है और जो असहयोगी क्रियाएं रहती हैं उनका भी अध्ययन करता है। समाज में सामाजिक नियंत्रण का भी अध्ययन किया जाता है। समाज में विघटनकारी तत्वों, अपराध जगत से जुड़ी हुई घटनाएं, अपराधी, इनका भी अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ संबंध जो है, अब संबंधों की अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति के कई प्रकार के संबंध होते हैं। पहला तो व्यक्तिगत संबंध है, उसके पारिवारिक संबंध होते हैं, अपने परिवार के सभी सदस्यों से, परिवार के सभी मेंबरान के साथ उसके संबंध हो जाएंगे। सामाजिक संबंध, जिस समाज में रह रहा है उस समाज के पड़ोस है, शैक्षणिक संस्थान है, शासकीय कार्यालय हैं, इन सभी के साथ उसके जो संबंध हैं ये कहलाते हैं सामाजिक संबंध। इसमें धार्मिक क्रियाकलाप भी आ जाते हैं, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य भी आ जाता है, ये सारा का सारा सामाजिक संबंध है। अब राजनीतिक क्रियाकलाप या राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक गतिविधियां, ये राजनीतिक संबंध हो जाते हैं। जैविकी, बायोलॉजिकल, जो जन्म और मृत्यु का चक्र है, बच्चे का जन्म लेना, ये सब ये जैविकी, बायोलॉजिकल, हमारा शरीर जितनी भी क्रियाएं करता है उसके हिसाब से वो जैविकी है। मनोवैज्ञानिक, हर क्रिया प्रतिक्रिया का व्यक्ति अपने हिसाब से सोचता है, वो मनोवैज्ञानिक लक्षण होते हैं। साइकोलॉजिकल होते हैं, वो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। जैसे अभी कोरोना का एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पूरे जनमानस पे पड़ा है। कोरोना के कारण व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्ति के क्रियाकलाप, व्यक्ति की गतिविधियां थोड़ी बदल गई हैं। कुछ लोगों की बहुत ज्यादा बदली हैं, कुछ की कम बदली हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से वो एक संशय की स्थिति में है, एक भय की स्थिति में। व्यापारिक संबंध होते हैं, हमारे आपके कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से हम अपनी दैनिक जैविकी प्रारंभिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, उनसे चर्चाएं करते हैं और उनसे हमारे जो बीच के संबंध होते हैं वो कहीं ना कहीं समाज के कारण होते हैं। अब वो सामाजिक संबंध जो रहते हैं उनका भी हम विश्लेषण करते हैं, अध्ययन करते हैं। ये अध्ययन विश्लेषण करने वाला शास्त्र है समाजशास्त्र। इसलिए विज्ञान वास्तव में क्या है, कहा ना कि विज्ञान है समाजशास्त्र, समाज का विज्ञान है, साइंस ऑफ सोसाइटी। तो विज्ञान जब शब्द आता है, अभी हमने समाज शास्त्र की चर्चा करी, समाजशास्त्र को समझा, समाजशास्त्र कहाँ करेगा काम, किससे जुड़ा होगा। दूसरा है विज्ञान। विज्ञान क्या है, एक विधि है, मेथड है, कार्य करने की पद्धति है। विज्ञान के माध्यम से हम कुछ तत्वों का एक नियमबद्ध क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करते हैं। विज्ञान कुछ नहीं है, विज्ञान एक कार्य करने की कार्य प्रणाली है, एक हमारा नजरिया है, दृष्टिकोण है। उस दृष्टि से, उस नजरिए से हम उस चीज का अध्ययन करते हैं, उसका मनन करते हैं। जैसे भाषा एक विज्ञान है। भाषा के अपने भाव होते हैं, भाषा के अपने भावार्थ होते हैं, भाषा की अपनी ग्रामर होती है। इसी प्रकार से समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है जो समाज को जानने के लिए, समाज में सामाजिक संबंध कैसे बनते हैं, सामाजिक संबंध कैसे बिगड़ते हैं, व्यक्ति के क्रियाकलाप क्या है, व्यक्ति की भूमिकाएं क्या हैं, हमारे संघर्ष क्या है, हमारे सहयोग क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, ये सारी चीजें जो हैं, ये समाजशास्त्र क्या है, एक विज्ञान के माध्यम से क्रमबद्ध रूप से स्टेप बाय स्टेप क्या, क्यों, कैसे का अध्ययन करता है। ये विज्ञान एक पद्धति है। तो समाजशास्त्र में हम सभी चीजों के लिए देखते हैं, इसलिए कहा गया समाजशास्त्र एक विज्ञान है। समाजशास्त्र जो 1838 से अभी तक है और उसके पहले भी था, क्योंकि एक सैद्धांतिक रूप से अगस्त कॉम ने समाजशास्त्र शब्द का दिया था, समाजशास्त्र का विवेचन किया था। लेकिन समाजशास्त्र सृष्टि के प्रारंभ से, समाज के प्रारंभ से, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, वेद, पुराण, गीता, इन सब में समाज की बात की गई है। ये कहीं ना कहीं समाज के परिप्रेक्ष्य में है। तो समाजशास्त्र के दृष्टिकोण जो है 5 अभी तक जो है 5 दृष्टिकोण से, 5 वैचारिकी के माध्यम से, 5 नजरों से समाजशास्त्र को देखना गया। दृष्टिकोण क्या होता है कि हम परिप्रेक्ष्य देखते हैं कि किस एटीट्यूड क्या है, हमारा पर्सपेक्टिव क्या है। तो समाजशास्त्र के 5 पर्सपेक्टिव हैं। एक है इवोल्यूशनरी है, दूसरा इंटरएक्निस्ट है, तीसरा स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म,
चौथा कॉन्फ्लिक्ट और पांचवा फेमिनिज्म। ये पांच जो हैं, इवोल्यूशनरी जो है उद्विकासी जिसको हम कहते हैं, ये बताता है कि समाज की ग्रोथ कैसे हुई। ये पास्ट और प्रेजेंट जो उद्विकासी होते हैं, उद्विकासी सिद्धांतकारों ने कैसे समाज था और आज का समाज क्या है, ये पास्ट और प्रेजेंट मतलब बीते और वर्तमान, इनकी चर्चा करता है। इसमें आपके हार्वर्ड स्पेंसर आते हैं, ये सब इवोल्यूशनरी थे। इन्होंने उद्विकासी इसको इन्होंने बताया कि जिस तरह से हमारा शरीर है, ये मानव शरीर को उन्होंने कहा कि उसके साथ जोड़ा है कि स्वाभाविक रूप में देखा कि हमारे शरीर के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, आंख, नाक, कान, मुंह, आंख, हार्ट, दिल, फेफड़े, ये सारे कंपोनेंट है, ये सारी एक कंप्लीट एक व्यवस्था है और सब एक दूसरे से अंतर्निहित है, अंतर संबंधित है। और इन्हीं के आधार पे एक स्वाभाविक ऑर्गेनिज्म के आधार पे इवोल्यूशनरी जो थे उनने जैव की आधार पे कि समाज की भी कहा कि समाज भी ऐसा ही है, वो भी एक ऑर्गेनिज्म के रूप में देखने की बात करते हैं हार्वर्ड स्पेंसर और उनके अनुयायी। वो कहते हैं समाज के अंतर्गत बहुत सी संस्थाएं होती हैं, ये सारी संस्थाएं समाज के अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं ये अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं और ये एक समाज के ऊपर हर किसी पे निर्भर रहते हैं। जैसे शैक्षणिक संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थानों का काम है समाज में लोगों को ज्ञान प्राप्त करना, लोगों की जो शंकाएं हैं उनका निवारण करता। अगर शैक्षणिक संस्थाएं सुचारू रूप से काम नहीं करती हैं, अगर शिक्षण संस्थाएं व्यवस्थित रूप से काम नहीं करती, अपनी जिम्मेदारी को वहन नहीं करती, तो आप देखेंगे समाज में अव्यवस्था फैलने लगेगी, विघटनकारी तत्व बढ़ने लगेंगे। पुलिस का काम है समाज में नियंत्रण रखना, लेकिन पुलिस ही अगर नियंत्रण या व्यवस्था को बनाने का काम नहीं करेगी तो अव्यवस्था फैलेगी। तो वही ठीक जिस तरह से हमारे मानव शरीर में कि अगर शरीर का कोई भी एक अंग डिफंक्शन करता है, वो काम करना बंद कर देता है या प्रॉपर काम नहीं करता है, तो आप देखेंगे उसका पूरे शरीर पे प्रभाव पड़ता है। ये इवोल्यूशनरी दृष्टिकोण था, उद्विकासी दृष्टिकोण था। इसके बाद दूसरा है इंटरएक्विस्ट। इंटरएक्विस्ट जो है ये बताते हैं, ये इंटरनेशनलिस्ट जो है इनका कहना है कि समाज कैसे बना, ये व्यक्ति के प्रेजेंट पे फोकस करते हैं। जो इंटरनेशनलिस्ट हैं इन्होंने कहा कि समाज कैसे बना, इन्होंने समाज के बनने की बात करी कि समाज कैसे बना। इसमें दुर्खीम, मैक्स वेबर, ये सब आगे आते जा रहते हैं। ये कहते हैं कि आज का व्यवहार जो है हम कैसे कर रहे हैं, आज हमारा जो व्यवहार है वो किस प्रकार का है, हमारी थिंकिंग क्या है, हमारी सोच क्या है, इस पे इनका पूरा प्रेजेंट पे ये दृष्टिकोण आधारित है कि वर्तमान, जैसे अभी कोरोना आया तो कोरोना से न्यू नॉर्मल सोसाइटी की बात हो रही है। अब हमारा समाज कैसा है, न्यू नॉर्मल नव समाज की ओर बढ़ रहा है, न्यू नॉर्मल नव सामान्य समाज की ओर बढ़ रहा है। तो उस पे अब पूरी स्टडीज होगी। इंटरनेशनल जो है वो अध्ययन करेंगे कि कोरोना के कारण लोगों की दिनचर्या कैसे बदलती, न्यू नॉर्मल सोसाइटीज में वर्क फ्रॉम होम जो पहले चल रहा था लेकिन जिसको मानता नहीं थी, लेकिन वर्क फ्रॉम होम एक अनिवार्यता बन गया, ऑनलाइन क्लासेस एक अनिवार्यता बन गई। पहले था कि शैक्षणिक कार्य शिक्षक स्टूडेंट के आमने सामने आई कांटेक्ट होंगे, लेकिन अब अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कोरोना आने वाले समय में समाज को कहाँ ले जाएगा, समाज में क्या बदलाव होगा, सामाजिक परिप्रेक्ष्य कैसा होगा। जैसे औद्योगिकरण आया था 17वीं 18वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में, 7वीं खत्म हो रही थी, 18वीं शुरू हो रही थी, तब औद्योगिकरण की शुरुआत थी। तो औद्योगिकरण ने क्या बदलाव करा, औद्योगिकरण ने हमारे परंपराओं को किस तरह खत्म किया। फिर आपका 90 के दशक में ग्लोबलाइजेशन आया, तो ग्लोबलाइजेशन ने मॉडर्नाइजेशन ने ट्रेडिशन को, परंपराओं को कैसे खत्म किया, समाज को कैसे बदलाव किया, क्या परिवर्तित किया, उस वर्तमान परिवेश का अध्ययन हुआ। अब तो ये वर्तमान प्रेजेंट को फोकस करते हैं। फिर एक दृष्टिकोण, एक नजरिया है संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। इसमें मल्टन है, पार्सन्स हैं, ये सारे लोग हैं। ये कहते हैं कि जो बेनिफिट देता है समाज के अंदर, इनका कहना था कि जो व्यवस्था समाज की बेनिफिट देती है उसका अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वही समाज में बनी रहेगी। बेनिफिट देने वाली चीजें समाज में रहती हैं, लेकिन जो चीजें बेनिफिट नहीं देती हैं, जो हमको फायदा नहीं देती हैं, वो डिसफंक्शन करती हैं, उनको अलग कर देता है समाज। ये डिसफंक्शन है। उन्होंने कहा व्यक्ति के व्यवहार जो है वो अलग अलग प्रकार से काम करते हैं। और उसी उन्होंने मानव शरीर की बात की है कि जैसे शरीर के ऑर्गन्स हैं, जैसे शरीर के हमारे जो अंग प्रत्यंग हैं, वो सब मिलके काम करते हैं और सारे के सारे
के मिलके एकजुटता के साथ करने से हमारा शरीर संचालित होता है। ठीक है, इस बार से स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ने भी कहा स्वाभाविक रूप से समाज भी स्वाभाविक, इसमें कई संस्थाएं मिलकर काम करती हैं। अगर कोई एक संस्था डिफंक्शन करती है या विरोध करती है तो उसका प्रभाव पूरी व्यवस्था, पूरे सिस्टम पर पड़ता है। जैसे अभी एक छोटे से वायरस ने पूरी व्यवस्था हमारी तहस नहस कर दी। तो ये संरचनात्मक मतलब प्रकारों की बात करते हैं कि कोई भी संस्था के प्रकार क्या है। वो उनका कहना है कि प्रकार दो प्रकार के होते हैं, प्रकार भी होता है, आकार भी होता है, सकारात्मक प्रत्यक्ष भी प्रकार होता है, अप्रत्यक्ष भी होता है। तो ये बेनिफिट कैसे मिल रहा है? संरचनात्मक प्रकारवादी जो हैं वो बेनिफिट की बात करते हैं, उसके क्रिया को, संस्थाओं को, उस इंस्टीट्यूशंस को, उन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यक्रमों को देखते हैं। तो ये एक दृष्टिकोण था। फिर एक कॉन्फ्लिक्ट, संघर्षात्मक कॉन्फ्लिक्ट एटीट्यूड जो है, कॉन्फ्लिक्ट नजरिया जो है, वो दृष्टिकोण समाज का है। वो कहता है कि समाज में संघर्ष हमेशा होता है। संघर्ष दो प्रकार का होता है। एक व्यक्तिगत, हम अपने आप से संघर्ष करते हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि वो आगे निकल जाए, आगे बढ़ जाए। दूसरा है संसाधन, संसाधनों की जो असमानता जितनी होगी संघर्ष उतना बढ़ेगा। अगर संसाधन, हमारे जीवन यापन के संसाधन या जीवन के लिए जितनी आवश्यकताएं अगर ये हमारे पास पर्याप्त होंगी तो कहीं भी संघर्ष। आज समाज में संघर्ष क्यों हो रहा है? समाज में असमानता का संघर्ष है। अमीर को बहुत पैसा मिल रहा है, गरीब को बिल्कुल नहीं। तो अमीर गरीब के बीच में जो कार्ल मार्क्स ने, डैरेनडाउर्फ ने, इन लोगों ने बात की थी, ये वास्तव में संगठनात्मक दृष्टिकोण है जो संघर्ष की बात करता है कि हर व्यक्ति संघर्ष के लिए रहता है, प्रतिस्पर्धा करता है। लेकिन समाज की प्रतिस्पर्धा सकारात्मक ना हो कि नकारात्मक अधिक हो रही। तो देखिए अब कोरोना काल में आज हम सर्वाइव के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम अपने जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कैसे इस अप्रत्यक्ष जो जीवाणु है कोविड-19, इससे कैसे बचें और अपनी अर्थव्यवस्था, समाज को कैसे बनाएं, ये आज एक संघर्ष। तो संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ये है। फिर एक आती है फेमिनिज्म, नारीवादी। एक ये दृष्टिकोण है, ये 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में नारीवादी दृष्टिकोण आया था। वास्तव में नारीवादी क्या है? महिला को बराबर समझने की बात करता है। बहुत पहले अगर आप जाएं, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, भारत की तो बात ही छोड़िए, भारत को तो कहा जाता है पिछड़ा है, नारी विरोधी है, पितृसत्तात्मक सत्ता की यहाँ बात होती है। लेकिन यूरोप और अमेरिका में भी ये था। वहां तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार हमसे बाद में मिले। वहां तो महिलाएं संपत्ति के अधिकारी नहीं होती थी, महिलाओं को घर के बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उनके ऊपर बंदिशें थी। तो उसके विरोध में महिला संगठनों ने विरोध किया कि हमको आज़ादी मिले, हमको स्वतंत्रता मिले। तो वो अपने सर्वाइव के लिए कर रही थी। और 19वीं शताब्दी से जो नारीवादी आंदोलन बना, ये जेंडर की बात करने लगा। ये जो नारीवादी दृष्टिकोण है, ये वास्तव में क्या है? पहले 19वीं शताब्दी के पहले तक पूरे वर्ल्ड में, खासतौर से पश्चिमी देशों में, महिला को बराबर का दर्जा ही नहीं मिला था। महिला को एक प्रोडक्ट के रूप में माना जाता था। आज भी आप देखिए विज्ञापन में सबसे ज्यादा महिलाओं का प्रयोग किया जाता है। किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु को बेचने के लिए विज्ञापन करता या कंपनी महिला को यूज करते एज ए प्रोडक्ट। तो नारीवादी जो दृष्टिकोण था, ये 19वीं शताब्दी शुरू हुआ और इसके कारण समाज का नजरिया समाज के बहुत कुछ बदला। समाज को देखने का दृष्टिकोण बदला। समाज में कहा गया कि नहीं, स्त्री पुरुष बोथ आर सेम। जेंडर की बात आई है, जेंडर के आधार पे लिंग आधारित अध्ययन होने लगे। तो ये जो 5 प्रकार के दृष्टिकोण है, ये समाज को देखने के एक दृष्टिकोण, और इन 5 दृष्टिकोण के आधार पे, इन 5 परिप्रेक्ष्य के आधार पे समाजशास्त्र ने समाज का अध्ययन किया। इवोल्यूशनरी, मूल्यांकन, उद्विकासी, इंटरनेशनलिस्ट, स्ट्रक्चरल, कॉन्फ्लिक्ट और फेमिनिज्म। ये 5 जो परिप्रेक्ष्य हैं, ये 5 जो एटीट्यूड हैं, दृष्टिकोण हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं, इसके आधार पे पूरा का पूरा समाजशास्त्र का जो अगर हम देखें, मैंने पहले भी कहा था 1838 के पहले भी समाजशास्त्र था, लेकिन व्यवस्थित नहीं था, उसका एक विशिष्ट स्पेसिफिक नाम नहीं था, उसके कार्य करने, उसकी पद्धति की रूपरेखा नहीं थी। लेकिन 1838 के बाद अगस्त काम ने जब ये बात करी, तो आप देखिए समाज को जानने के लिए उद्विकासी, इंटरनेशनलिस्ट, प्रकारात्मक, संघर्षवादी और नारीवादी, ये 5 दृष्टिकोण, 5 पर्सपेक्टिव आए और इन 5 पर्सपेक्टिव पे पूरे समाज का विश्लेषण हो रहा है। और आज जो है समाजशास्त्र
इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि हर किसी को समाजशास्त्र, समाज को जानने की आवश्यकता के कारण वो समाजशास्त्र को पढ़ता है। तो समाजशास्त्र मित्रों, मैंने पहले ही कहा आपसे कि व्यक्ति से शुरू होता है, हमसे शुरू होता है, जहां हम खड़े हैं वहीं से समाजशास्त्र शुरू हो जाता है। हमको अपना अध्ययन करना, व्यक्तिगत अध्ययन करने से लेके हम जहां हैं, अपने परिवार, अपने पड़ोस, अपने शैक्षणिक संस्थान, अपने रिश्तेदार, अपने क्रीड़ा खेल समूह, आपके बाजार जिसमें हमारा आना जाना होता है, बाजार की गतिविधियां हैं, शासकीय कार्यालयों में आना जाना, शासकीय गतिविधियां हैं, राजनीतिक दलों के साथ हमारी दूरी, निकटता और दूरी, उनसे विरोध और उनके सहयोग, फिर व्यापारिक गतिविधियां, सांस्कृतिक गतिविधियां, धार्मिक गतिविधियां, पर्यटन भी हमारा एक समाजशास्त्र का है, पर्यटन की गतिविधियां, व्यक्ति के समूह की गतिविधियां, ये सारे के सारे व्यवहार गतिविधियां और इनमें जो हमारे संबंधों का एक जाल बनता है, इन सभी का विश्लेषण, ये 5 जो दृष्टिकोण मैंने बताया आपको, इवोल्यूशनरी, इंटरनेशनलिस्ट, स्ट्रक्चरल, कॉन्फ्लिक्ट और फेमिनिज्म, इन 5 दृष्टिकोण के आधार पे हम समाजशास्त्र क्या है, व्हाट इज सोशियोलॉजी, जो एक सिंपल सी बात है, सोशलॉजी इज ए स्पेशल साइंस, सोशलॉजी इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल लाइफ। तो सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन में क्या बदलाव है, वृद्धावस्था क्या है, महिलाओं का अध्ययन, दलितों का अध्ययन, आपके अन्य पिछड़ा वर्ग का अध्ययन, किसानों का अध्ययन, आंदोलन को भी आप देखिए इस आधार पर अध्ययन किया जाता है। मूवमेंट क्यों होते हैं, आंदोलन क्यों होते हैं, चुनाव के परिणाम क्या होंगे, खेल कैसा होगा, खेल का समाजशास्त्र है, खिलौने का समाजशास्त्र, खिलौने किस तरह से हैं, मिलिट्री का समाजशास्त्र, राजनीति का समाजशास्त्र, विधि का समाजशास्त्र, औद्योगिक समाजशास्त्र, नगरीय समाजशास्त्र, ग्रामीण समाजशास्त्र, सूचनाओं का समाजशास्त्र, मीडिया का समाज, हर किसी भी समाज पे जितने भी परफेक्ट हैं, जितने भी आयाम हैं, जितने भी दृष्टिकोण हैं, इन सभी को समाजशास्त्र 5 दृष्टिकोण से समाज के प्रभावों को, समाज के संदर्शों को देखने का प्रयास करता है। ये कहलाता है समाजशास्त्र क्या है, व्हाट इज सोशियोलॉजी। इसलिए फर्स्ट ईयर के जो हमारे छात्र हैं वो समाज को एक सामाजिक दृष्टि से देखने का प्रयास करें कि हमारा अपना व्यक्तिगत अध्ययन, हमारे संबंध हैं, उसको अपन जांचने का प्रयास करें कि एक व्यक्ति के कितने संबंध हो सकते हैं, किन किन से संबंध हो सकते हैं, फिर उन संस्थाओं के अंतर्गत क्या क्या व्यवस्थात्मक हमारे बदलाव आते हैं, व्यवस्था में क्या क्या संबंध होते हैं, इन सारे संबंधों की व्यवस्था का विश्लेषण, विवेचन और उनका ज्ञान प्राप्त करना ही समाजशास्त्र है। ये कहलाता है व्हाट इज सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र क्या है। इसको मैंने बिल्कुल साधारण तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। अब मेरी उम्मीद करता हूं कि इस साधारण नजरिए से अगर आप समाजशास्त्र को समझेंगे तो आपको मोटी मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, सैद्धांतिक दृष्टि से उनको पढ़ना जरूरी है, मैं मना नहीं कर रहा, उनको पढ़ना चाहिए, जरूरी है, लेकिन समाजशास्त्र सिर्फ व्यक्ति से शुरू होता है और व्यक्ति के इर्द गिर्द जहां जहां व्यक्ति जाता है सब जगह समाजशास्त्र जाता है। ये समाजशास्त्र है।